गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। टैक्सेशन लॉ की ये जो सीरीज चल रही है उसकी आपकी 10th वीडियो है। इसमें हम केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में रजिस्ट्रीकरण से संबंधित जो भी प्रावधान है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे इस क्वेश्चन के, तो इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति कौन कौन हो सकता है। धारा 22 के अंतर्गत उसको हम देखेंगे। कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण यानी ऐसे और अन्य मामले कौन से हो सकते हैं जिनमें रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है। धारा 23 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया क्या है, धारा 25 में देखेंगे हम इसको। रजिस्ट्रीकरण समझा जाना कब माना जाता है, धारा 26 के अंतर्गत। रजिस्ट्रीकरण का संशोधन कब किया जा सकता है किसी भी रजिस्ट्रीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण अगर हो गया तो उसका संशोधन कैसे हो सकता है, धारा 28 के अंतर्गत देखेंगे। रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण कैसे हो सकता है, धारा 29 के अंतर्गत देखेंगे इसको। और 7वां पॉइंट देखेंगे रद्दकरण जो हो जाता है रजिस्ट्रीकरण का, उसका प्रतिसंहरण उसे रिवोकेबल कैसे बनाया जा सकता है, धारा 30 के अंतर्गत देखेंगे। चलिए एक एक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति कौन होगा, धारा 22 के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसमें करा देय प्रदान करता यानी ऐसा व्यक्ति जो कर देने के लिए कर देने योग्य रहता है या कर प्रदान करता है, उसको वो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए योग्य समझा माना जाएगा, वैसे रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ठहराया जाएगा, ये करवा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है 20 लाख से अधिक टर्नओवर होने पर किसी व्यक्ति विशेष का 20 लाख से अधिक टर्नओवर अगर है तो वो रजिस्ट्रीकरण वो दायी हो जाएगा, रजिस्ट्रीकरण के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन ये राज्य में यह सीमा 10 लाख है, राज्य के लिए टर्नओवर कितना है, 10 लाख। ठीक है, अगला पॉइंट है नियत दिनों में विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी रजिस्ट्रीकरण करवा सकता है, रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति। ठीक है, अगला है किसी रजिस्ट्रीकृत कार्यधेय व्यक्ति द्वारा चालू कारोबार है जिसे अंतरित किया गया है तो वह व्यक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा अपना चालू कारोबार, वो व्यक्ति खुद रजिस्ट्रीकृत है, उसकी कंपनी रजिस्ट्रीकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण कर दिया गया है तो वो व्यक्ति विशेष भी रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कंपनियों का समामेलन, अगर किन्हीं विशेष कंपनियों का समामेलन हो जाता है, आपस में मिल जाती है तो वो भी रजिस्ट्रीकरण के योग्य हो जाती हैं। अगला है 2 या 2 से अधिक कंपनियों का डिमर्जर, अगर कंपनियां सेपरेट हो जाती हैं, डिमर्ज हो जाती हैं तो उस मामले भी रजिस्ट्रीकरण के योग्य वो हो जाती हैं, अलग अलग से अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तब भी। ठीक है, 5वां न्यायालय के आदेश द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में भी रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है। तो ये तो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति देख लिए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम इसमें, कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है, यानी कौन कौन से मामले हैं जिनमें रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है धारा 23 के अनुसार। तो पहला इसमें अंतरराज्यीय कराधेय पूर्ति करता, जो भी अंतरराज्यीय कराधेय संबंधित पूर्तिकर्ता व्यक्ति है तो वो भी रजिस्ट्रीकरण करा सकता है, इनका भी रजिस्ट्रीकरण हो सकता है। आकस्मिक कराधेय पूर्तिकर्ता जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो आकस्मिक कर को देता है, कर पूर्तिकर्ता जिसे माना जाता है, वो भी रजिस्ट्रीकरण के मामले में इसके अंतर्गत आ जाता है। अपेक्षित कराधेय पूर्तिकर्ता व्यक्ति जो होता है वो भी रजिस्ट्रीकरण के अंतर्गत मान लिया जाता है। अगला पॉइंट है धारा 9 की उपधारा 5 के अंतर्गत कर अदा करने वाला अपेक्षित व्यक्ति जो भी है, यानी जो कर अदा करने के संदर्भ में अपेक्षित है किया जा सकता है, उसको भी रजिस्ट्रीकरण वो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति हो जाता है। अगला है अनिवासी कराधेय पूर्तिकर्ता भी रजिस्ट्रीकरण दायी व्यक्ति हो जाता है। 6th है धारा 51 में कटौती अपेक्षित व्यक्ति जो होता है, यानी कटौती की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति जिसकी संबंध में कटौती की अपेक्षा की गई है, वो भी करदायी व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। कोई अभिकर्ता हो, इनपुट सेवा का वितरक हो, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक और ऑपरेटर जो होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है वो भी रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये थे रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो है वो है रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया क्या है धारा 25 के अंतर्गत, यानी रजिस्ट्रीकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो है
जो भी रजिस्ट्रीकरण करवाना चाह रहा है, जो भी दायी व्यक्ति जिनका हमने ऊपर डिस्कस किया है, वो दायी व्यक्ति होने की 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। जब वो दायी व्यक्ति हो जाता है, यानी वो एलिजिबल हो जाता है उसके लिए, तो 30 दिन के भीतर वो आवेदन कर सकता है। अगला है आकस्मिक या अनिवासी करादे व्यक्ति के कारोबार आरंभ होने के 5 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति आकस्मिक दायी व्यक्ति करदाता है या अनिवासी है, करादे व्यक्ति जो है, अगर उसका किसी प्रकार का कारोबार आरंभ होता है कारोबार, तो 5 दिन के भीतर, प्रारंभ होने के 5 दिन के भीतर वो आवेदन कर सकता है रजिस्ट्रीकरण के लिए। रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति विशेष रजिस्ट्रीकरण चाह रहा है तो उसको एकल रजिस्ट्रीकरण प्राप्त होता है। स्वेच्छा कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से भी। सुभिन्न व्यक्ति के रूप में, यानी सुभिन्न व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण हो जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कई शीर्षकों के अंतर्गत या कई रजिस्ट्रीकरण उसको प्राप्त हैं, उसको सुभिन्न व्यक्ति कहा जाता है। यानी विभिन्न रजिस्ट्रीकरण प्राप्त व्यक्ति को सुभिन्न व्यक्ति कहा जाता है। अगला है स्थायी खाता संख्यक आवश्यक है। अब इस रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक है कि पैन नंबर होना आवश्यक है। इसके बाद में उपरांत में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। तो ये रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया है। इसके बाद में हम चौथा जो पॉइंट है अपना वो है रजिस्ट्रीकरण समझा जाना, यानी रजिस्ट्रीकरण कब समझा जाएगा, धारा 26 के अंतर्गत। यानी अधिनियम के अधीन जो भी प्रक्रिया है, रीति है, उसके द्वारा, उस प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को पूरा किया गया है और पैन नंबर जो है, पैन प्रदान कर दिया गया है, तब समझा जाएगा उसका रजिस्ट्रीकरण, उसको रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है अपना, फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रजिस्ट्रीकरण का संशोधन कब किया जा सकता है, धारा 28 के अंतर्गत। यानी किसी भी रजिस्ट्रीकरण में अगर किसी प्रकार की भूल चूक हो जाती है तो उसका संशोधन कब किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट यह है इसमें कि विहित रीति के अधीन अधिकारी को सूचित कर दिया जाना चाहिए, तब उसमें संशोधन किया जाएगा। यानी रीति जो है, जो भी निर्धारित तरीका है, उसके अधीन किसी अधिकारी को, जो विधिक अधिकारी है अधीन उसको सूचित कर दिया जाना चाहिए। अधिकारी द्वारा संशोधन अनुमोदित या खारिज किया जा सकता है। अब ये संशोधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये अधिकारी के अनुरूप है, वो पहले उस चीज को देखेगा। उस थर्ड पॉइंट यह है, व्यक्ति को सुनवाई के अवसर के बिना इस प्रकार के संशोधन को खारिज नहीं किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे हम इसमें, रजिस्ट्रीकरण जो है उसका रद्दकरण कब कराया जा सकता है या कब किया जा सकता है, धारा 29 के अंतर्गत। रजिस्ट्रीकरण को कब रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रद्दकरण के लिए सुनवाई का अवसर दिए बिना इसका रद्दकरण नहीं किया जा सकेगा। यानी व्यक्ति को रद्दकरण अगर हो रहा है उसका, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का, तो उसके संदर्भ में उसको सुनवाई का उचित अवसर प्रदान होना चाहिए। तो रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 29 की उपधारा 1 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। उपधारा 1 बताती है कि कारोबार में स्वत्वधारी की मृत्यु हो जाने पर भी रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है, ठीक है। यानी जो व्यक्ति स्वत्वधारी है तो उसके बाद अगर कोई अन्य व्यक्ति उत्तराधारी के रूप में आता है तो उसे एक तरह से अन्य रूप से उसे जो भी रीति है, रीति के भीतर रूप से उसे रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। लेकिन अधिकारी चाहे तो उसको रद्द भी कर सकता है अगर स्वत्वधारी की मृत्यु हो जाती है तो किसी भी कारोबार में। अगला यह है, अब किसी भी कारोबार का जो गठन के संदर्भ, जिस गठन के संदर्भ में उसका रजिस्ट्रीकरण हुआ था, अगर वही परिवर्तन हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए, तब भी रजिस्ट्रीकरण रद्द हो सकता है। रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न करारे व्यक्ति के संबंध में भी रजिस्ट्रीकरण रद्द हो सकता है। यानी रजिस्ट्रीकृत जो व्यक्ति है उसके भिन्न जो करारे व्यक्ति है उसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण रद्द हो सकता है। उपधारा 2 में क्या प्रावधान किए गए हैं रद्दीकरण के संबंध में। तो पहले नियमों का उल्लंघन किए जाने पर रद्दीकरण किया जा सकता है। लगातार 6 माह तक विवरणी प्रस्तुत न करने पर भी रद्दीकरण हो सकता है। धारा 10 के अधीन 3 क्रमवर्ती अवधियों तक विवरणी न देने पर भी रद्दीकरण हो सकता है। 6 माह के भीतर कारोबार न प्रारंभ, यानी रजिस्ट्रेशन हो गया है और 6 माह हो गए हैं, 6 माह के भीतर अगर कारोबार प्रारंभ नहीं किया गया तब भी रद्दीकरण हो सकता है। जबकि फिफ्थ पॉइंट अपना यह है कि कपटपूर्ण साधनों से रजिस्ट्रेशन करवाया हो, मिथ्या कथनों के आधार पर रजिस्ट्रीकरण हो या तथ्यों को छुपाया गया हो, तब भी रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है। 7th पॉइंट है अपना, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण यानी रिवोकेबल कब हो जाता है, यानी उसे रद्दकरण को वापस लिया जा सकता है, धारा 30 के अंतर्गत। तो इसमें मुख्य पॉइंट यह है
कि रद्दकरण की तारीख के 30 दिन के भीतर अधिकारी को आवेदन करना होता है उसको प्रतिसंहरण करवाने के लिए। अब प्रतिसंहरण भी किया जा सकता है या उसे खारिज भी किया जा सकता है, ये अधिकारी द्वारा उसके अनुरूप है, या तो उस रद्दकरण को प्रतिसंहरण कर दे या उसे खारिज कर दे। थर्ड पॉइंट ये है, व्यक्ति को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना यहाँ पर अपेक्षित है, उसे उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये थी आपकी वीडियो रजिस्ट्रीकरण से संबंधित और उसके प्रतिसंहरण, रद्दकरण के प्रतिसंहरण से संबंधित। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।